Good morning, students. This is Shweta Rai. In today's video, we are going to take information about email. So let's see. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत हमारे जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ है। जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। और जुड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, बातचीत की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, मैसेज की ज़रूरत होती है। तो जब तक ये मैसेज एक आदमी से दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा तब तक हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और ये कम्युनिकेशन जो है किसी दो व्यक्ति जो क्या है काफ़ी दूर हैं, नज़दीक में हैं तब तो हम बात कर लेंगे, लेकिन जब दूर हैं तो उस दूर व्यक्ति के पास हमारा संदेश कैसे पहुँचे, यह क्या होता है, इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो पहले क्या था, बहुत पहले, आज से बहुत पहले क्या होता था कि हम अपने दूर स्थित किसी व्यक्ति को कोई संदेश भेजना हो, कोई पत्र लिखना हो, तो हम क्या करते थे, मैन्युअली यानी कि पेन और पेपर की मदद से उसको लिखते थे और फिर उसको लिफाफे में डालते थे और उस पर टिकट चिपका कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको सेंड करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो संदेश है हमारा कि बहुत समय लग जाता था उसको पहुंचने में, या कहीं त्रुटि उसमें रह गई या किसी अन्य वजह से वह वापस भी आ जाता था कभी कभी और समय पर पहुंच नहीं पाता था। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद से टेलीफोन, लैंडलाइन आया, टेलीफोन की हेल्प से लोग बातचीत करने लगे। लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे साधन हमें उपलब्ध हैं, जिस साधन से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, वो भी फेस टू फेस बातचीत करते हैं। और उसी में से इंटरनेट का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सर्विस है, मोस्ट पॉपुलर सेवा है, जो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ईमेल, जो पत्र हम हाथ से लिखकर दूसरे जगह सेंड करते थे और पोस्ट ऑफिस की मदद से उसको भेजा जाता था और काफ़ी समय लगता था उसको पहुंचने में, वो काम हम सेकेंडों में कर डालते हैं आज। किसकी हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से। इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जो हमारे एक एक काम को बहुत ही आसान बना दिया है। और पूरी तरह से हर व्यक्ति किस पर डिपेंड है? इंटरनेट पर डिपेंड है। और इंटरनेट की जो सेवा ईमेल है, उसके हेल्प से लोगों का कम्युनिकेशन क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। हम किसी भी मैसेज को सेकेंडों में यानी कि कुछ ही क्षण में किसी व्यक्ति के पास इंस्टेंटली भेज सकते हैं। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही इसका हमारे जीवन में रोल है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे कि ईमेल क्या है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिया है, ईमेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द इंटरनेट. It provides us facility to communicate with each other through sending messages from one computer to another with the help of internet across the world. कह रहा है कि ईमेल क्या है? एक इंटरनेट का सर्विस है, एक सेवा है। इंटरनेट पर तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है ना। तो ईमेल उन सर्विसों में से एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है, जो क्या करता है, जिसके माध्यम से हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं भाया मैसेज, ठीक है ना, और बहुत ही जल्द कभी भी हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सब किससे संभव हो पाता है? इंटरनेट से। इंटरनेट है तभी हम ईमेल का यूज कर रहे हैं। तो वहीं कह रहा है कि यह एक फैसिलिटी, एक सुविधा देता है, जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को क्या कर पाते हैं, सेंड कर पाते हैं इंटरनेट के हेल्प से। तो ये रहा आपकी ईमेल के बारे में जानकारी। अब देखिए,
सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी सुविधा है जिसकी हम लाभ उठा रहे हैं, तो वह सुविधा आया कैसे और उस सुविधा को किसने लाया, ठीक है ना, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ईमेल को इन्वेंट किसने किया, किसने उसको यूज में लाया, किसने उसको बनाया, किसने उसके बारे में चिंतन की कि हाँ ईमेल भी क्या है, इस तरह का एक सुविधा होनी चाहिए लोगों के बीच। तो यहाँ पर देखेंगे कि फादर ऑफ ईमेल के बारे में है, रेमॉन्ड सैमुअल टॉमलिंसन वाज ए पायनियरिंग अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम ऑन द ARPANET। देखिए यहाँ पर तो अमेरिकी की बात की जा रही है, कहीं भी बुक में देखिएगा और कहीं भी किसी भी बुक में या कहीं भी देखिएगा तो इनका नाम आता है। जब भी आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा कि इन्वेंटर ऑफ ईमेल, तो इनमें इसी अमेरिकी पर्सन का नाम आएगा, रेड सैमुअल टॉमलिंसन। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई अमेरिका के इस प्रोग्रामर ने तो ईमेल के बारे में मतलब इन्होंने ऐसा किया है, इन्वेंट किया है। लेकिन इनसे भी पहले हमारे जो इंडियन मूल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमेल को सबसे पहले डेवलप किया, ईमेल को सबसे पहले बनाया और उसके बारे में सबसे पहले चिंतन किया। तो उनका नाम है, एक 14 ईयर्स ओल्ड एक बॉय था, एक लड़का था जिसने ईमेल को क्या किया, बनाया, वो भी इनसे पहले। यहाँ पर नोट में देखेंगे, बिफोर रे सैमुअल टॉमलिंसन एन इंडियन 14 ईयर्स ओल्ड बॉय इन न्यूयॉर्क इन्वेंटेड ईमेल इन 1970। ठीक है ना, 1970 में ही उन्होंने क्या किया था, ईमेल को बना ली थी इस सॉफ्टवेयर को, और द नेम ऑफ दैट बॉय इज VA शिवा अय्यादुरई। ठीक है ना, उनका नाम है VA शिवा अय्यादुरई। तो ये इंडियन बॉय था, भारत का एक लड़का था जो न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जब वह 10th क्लास में था तभी उसके मन में ईमेल का विचार आया और उन्होंने इस ईमेल पर कार्य करना शुरू कर दिया और इसको बना दी पूरी तरीके से। लेकिन जहाँ पर फादर ऑफ ईमेल की बात आती है तो नाम आता है किसी अमेरिकी पर्सन का, रे सैमुअल टॉमलिंसन। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में तो यही प्रश्न आएंगे, ऑप्शन में भी यही आएगा, तो आपको उसी को ट्रिक करना होगा। लेकिन ये जो भारत की खोज है, जो लड़का उनसे भी पहले खोज किया था, और इस लड़के का नाम, इसके बारे में जानकारी हमको ज़्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ही पहले की बात है कि बहुत सारे इन्वेंशन हमारे भारतीय लोगों ने किया है, लेकिन नाम आता है पेपर में और बुक में नाम किसका आता है, उन विदेशी व्यक्तियों के नाम जुड़ जाता है उसके खोज में, लेकिन देन किसकी होती है, भारतीयों की होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और विदेशी नाम को रटते जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने भारत की जो स्थिति है, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो महान कार्य है, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर ARPANET की। चूँकि जो ईमेल का प्रोग्राम है तो सबसे पहले रन कहाँ हुआ था, यानी कि सबसे पहले उसका यूज कहाँ किया गया था। चूँकि ईमेल तो इंटरनेट के माध्यम से चलता है, तो सबसे पहले ARPANET जो फर्स्ट नेटवर्क था इस वर्ल्ड का, केवल भारत का ही नहीं, इस वर्ल्ड का जो सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था ARPANET। और इसी ARPANET पर इस ईमेल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। तो थोड़ा सा हम लोग ARPANET के बारे में जानकारी ले लेंगे। देखिए, ARPANET वाज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। ARPANET क्या है, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है। इट वाज डेवलप्ड इन 1969। और इस नेटवर्क को कब डेवलप किया गया, 1969 को डेवलप किया गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि 1969 में किसको डेवलप किया गया, ARPANET को। और इसको भी जहाँ जहाँ अंडरलाइन करें उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए इसका फुल नेम क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ऑफ USA। ठीक है ना, USA का था और इसका फुल नेम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस एजेंसी ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया ARPANET।
तो ARPANET क्या था? वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क था जो 1969 में डेवलप किया गया, और इसी नेटवर्क के माध्यम से ईमेल को लॉन्च किया गया। ईमेल प्रोग्राम जो था उसका यूज किया गया ARPANET पर। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट की बात आती है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है कि यह कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है, और या कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं जो क्या होते हैं कुछ कुछ अलग अलग सेगमेंट में कुछ कुछ कंप्यूटरों का एक सेट होता है नेटवर्क, और उन नेटवर्कों को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है। तो इंटरनेट क्या है? एक बड़ा सा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है? यह फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड को यह कनेक्ट किया हुआ है। तो इंटरनेट क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क और जो छोटे छोटे कंप्यूटरों का जाल है उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट बोला जाता है, जिसके हेल्प से हम सारे काम ऑनलाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के बारे में तो आप समझ गए कि ईमेल क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसके फादर कौन हैं, किसने इसको इन्वेंट किया था, किस देश ने किया था, और फिर ये भी जान लिए कि इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, किस नेटवर्क के माध्यम से किया गया। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ ईमेल यानी कि ईमेल का लाभ क्या है। ठीक है ना। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ ईमेल। तो सबसे पहला है फास्ट। चूँकि जो भी मैसेज हम भेजते हैं तो बहुत ही सेकेंडों में वह एक जगह से दूसरी जगह, वर्ल्ड के किसी भी कोने में वह पर्सन रहता हो, कहीं भी हम बहुत तेज़ गति से इंटरनेट के माध्यम से उस मैसेज को उस पर्सन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। एंड ईमेल मैसेज कैन रीच टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। सेकेंड में ही यह क्या करता है? किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में मैसेज को सेंड कर पाते हैं इसके हेल्प से। तो यह क्या है? फास्ट है। कॉस्ट, सेकेंड नंबर है कॉस्ट। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल देयर इज नो फी। इंटरनेट के हेल्प से जब भी हम ईमेल का यूज करके कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी अन्य जगह पर, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारा जो नेट पैक है, बस नेट पैक के माध्यम से नेट पैक हम ले लिए, उसके बाद से अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो इस ईमेल को सेंड करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है ना। कोई फ़ी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दूसरा एडवांटेज ये हुआ। तीसरा एडवांटेज है कन्वीनियंस। एन ईमेल मैसेज कैन बी सेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द अर्थ। देखिए ईमेल का यूज करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। इंटरनेट जो है जो 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें सर्विस देता है। ठीक है ना। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस समय ही हम पार्टिकुलर प्लेस पर कोई मैसेज सेंड कर पाएंगे। यह है कि हम कभी भी और कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी और कभी भी, यानी कि एनी टाइम हम कहीं से भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। जब भी मेरे पास समय हो। तो ये क्या है? तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज देखेंगे रिसोर्स सेविंग। इसका मतलब हुआ कि जो संसाधन है, जो साधन है, उसको क्या करता है? यह सेव करता है, यानी कि इसकी बचत होती है। कैसे बचत होती है? तो ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपर, इन्वेलप और स्टाम्प। जैसा कि चर्चा हुई है कि पहले जब हम पत्र भेजते थे पेपर और पेन की हेल्प से, तो उसमें पत्र को लिखने के लिए पेपर चाहिए, और कलम से लिख रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए? स्याही चाहिए, इंक चाहिए। फिर उस पत्र को लिफाफे में डालेंगे, लिफाफे मार्केट से खरीदेंगे ना, फिर टिकट उस पर चिपकाएंगे। फिर जब हम उसको छोड़ेंगे तो कोई ना कोई चार्ज लगेगा, तो चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉस्ट लगता था उसको करने में। तो लेकिन ये ऑनलाइन जो ईमेल फैसिलिटी है, इसके हेल्प से कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, और जितने जो साधन है उस क्या होंगे? सेव होंगे, उसकी बचत होगी। पेन और पेपर की भी बचत होगी, इन्वेलप की बचत होगी, स्टाम्प जो यूज किया जाता है उसकी बचत होगी। सो वास्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज मिनिमम। जो भी नेचुरल रिसोर्स है जिसका यूज करते हैं, जैसे पेपर है,
ठीक है ना। तो उसका यूज करते हैं तो उसकी क्या होगी, बचत होगी। और कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और ये क्या होता है कि पेपर तो लॉस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, फिर वो पर्सन क्या किया, उसको रीड किया, कुछ समय तक रखा, फिर उसको कचड़े में डाल दिया, तो क्या है, और वह तो कभी स्थिर है नहीं, कोई उसको जमा करके तो अपने घर में रखेगा नहीं, कभी ना कभी कूड़ा में उसको फेंक देगा। लेकिन अगर उसमें इम्पोर्टेंट जानकारी हो तो उस तरह से पेपर कितना दिन रहेगा, कभी ना कभी पेपर क्या होता है, खराब हो जाता है, और वह उस तरह से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। लेकिन ईमेल से ये सुविधा है कि हम उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में वह ऑनलाइन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट जानकारी हो तो उसको हम सेव करके या उस ऑनलाइन जो स्टोरेज है ईमेल में, मेल बॉक्स है, इनबॉक्स है, उसके माध्यम से वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और कभी भी उसको हम रीड कर सकते हैं। तो ये सुविधा ईमेल में है। तो कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, आपके जितने रिकॉर्ड है, जितने मैसेज है जिसे आपने सेंड किया हो, सबको मेंटेन करके रखता है। द सेंडर और द रिसीवर कैन ऑलवेज कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल्स इन द मेल बॉक्स और कंप्यूटर एज सॉफ्ट कॉपी। ठीक है ना। कह कि द सेंडर और रिसीवर, जो भेजने वाला है और जो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला है, कैन ऑलवेज कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल्स। जो भी कंप्यूटर में जो भी रिकॉर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं, डिजिटल फाइल। ठीक है ना, वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से फैसिलिटी हमको ईमेल देता है कि हमारे जो भी मैसेज हैं लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर यूज के लिए सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद से रीयूजेबल, यहाँ पर देखेंगे ये कलर नहीं है, रीयूजेबल, ये भी क्या है, एक इसका एडवांटेज है। देखिए, द मेल कैन बी रीयूज्ड और फॉरवर्डेड टू अदर रेसिपिएंट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एक मैसेज को टाइप करते हैं और उसको क्या करना है, अगर हम मैनुअली इसको करते हैं तो एक ही पत्र को अगर 4 व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 पेज पर उसको लिखना पड़ेगा, तो पेपर भी ज़्यादा लगेगा ना, और फिर लिखने में जो समय है वो भी समय हमारा लगेगा। तो ईमेल से ये सुविधा है कि एक बार मैसेज टाइप किए और फिर उसको जितने पर्सन तक, यानी कि जितने व्यक्तियों तक पहुंचाना है उसको हम सेंड कर देंगे, यानी कि उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। या जो मैसेज ऑलरेडी कहीं से आया हुआ है मेरे पास और उसी मैसेज की जानकारी दूसरे व्यक्ति को देनी है, ठीक है ना, कहीं से कोई मैसेज ईमेल के माध्यम से मेरे पास आया और इसी की जानकारी हमें दूसरी जगह देनी हो तो फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आगे इसको हम भेज सकते हैं। तो इस तरह से मैसेज फॉरवर्डिंग की भी सुविधा ईमेल हमको देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर दिया है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ईमेल में बहुत सारे टर्म्स है जिसके हेल्प से हम ईमेल को, अपने मेल को सेंड कर पाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है, जब आप ईमेल बनाइएगा, अपना ईमेल का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ईमेल का जब यूज करना चाहेंगे आप तो सबसे पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। ठीक है ना, ईमेल आईडी बनाना होगा और ईमेल आईडी बनाकर ही आप ईमेल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल को आप अपने आईडी को ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये सारे क्या होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, तो उसका यूज हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ टर्म्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या होता है, इट इज़ एन एरिया वेयर यू कैन सी ऑल द रिसीव्ड मेल्स। यह एक एरिया होता है ईमेल का, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारे मेल जो मेरे पास दूसरे जगह से आए हैं
वह स्टोर रहता है। कहाँ पर रहता है? इनबॉक्स में, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर एरिया होता है ईमेल का, जहाँ पर जो ईमेल मेरे पास आए हुए हैं, जिस ईमेल को हमने रिसीव किया है, वे सारे ईमेल कहाँ रहते हैं? इनबॉक्स में, ठीक है। तो ये इनबॉक्स का कंसेप्ट है। सेकंड देखेंगे आउटबॉक्स। ये क्या होता है? इट इज़ एन एरिया वेयर द आउट गोइंग मैसेजेज विच आर इन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और विच आर फेल टू सेंड आर स्टोर्ड। यह वह एरिया है जो क्या दिखाता है? जिस मैसेज को हम अपने आईडी से दूसरे जगह सेंड कर रहे हैं, यानी कि अपने सिस्टम से दूसरे जगह हम सेंड कर रहे हैं, वे सारे मैसेज कहाँ शो होंगे, कहाँ दिखेंगे? आउटबॉक्स में, ठीक है ना। या कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, अभी वह सेंड हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेस में है, तो वो भी कहाँ शो होगा? आउटबॉक्स में, ठीक है ना। तो आउट गोइंग यानी कि हमारे सिस्टम से मेरे द्वारा दूसरे को भेजा गया जो मैसेज है, मेल है, वह कहाँ शो होगा? आउटबॉक्स में शो होगा। नेक्स्ट देखिए सेंट मेल। जब हमारा मेल, हमारे द्वारा भेजा गया मेल दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, अराइव हो जाता है, ठीक है ना। और तो सक्सेस होने के बाद से, यानी कि पहुंचने के बाद से, वह कहाँ शो होता है? सेंट मेल में। सेंट मेल एक एरिया है। सेंट मेल इज एन एरिया टू व्यू ऑल द सेंट और सक्सेसफुली डिलीवर्ड मेल्स। जो भी मेल हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद से हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सेंट मेल से। यह एरिया है जो दिखाता है कि आपका जो मैसेज है वह सक्सेसफुली क्या हुआ? वहाँ पहुँच गया जहाँ आप भेजना चाहते थे, ठीक है ना। तो डिलीवर्ड मेल्स को ये शो करता है। कौन शो करता है? सेंट मेल। नेक्स्ट है अटैचमेंट। देखिए ऐसे ईमेल में तो आप मैसेज टाइप करते हैं, लेटर टाइप कीजिए, एप्लीकेशन टाइप कीजिए, या कुछ भी टाइप कीजिए। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम केवल टेक्स्ट ही नहीं, पिक्चर, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट्स, ये सारे भी हम अपने मैसेज के साथ या विदाउट मैसेज इसको भी सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सब किसके हेल्प से होता है? अटैचमेंट के हेल्प से। तो यहाँ पर देखेंगे एन ईमेल इज ए कंप्यूटर, एन अटैचमेंट यहाँ पर होना चाहिए, ईमेल हो गया, सॉरी, यहाँ पर होगा अटैचमेंट, ठीक है ना। तो एन अटैचमेंट इज ए कंप्यूटर फाइल सेंट अलोंग विथ एन ईमेल। अटैचमेंट के हेल्प से क्या करते हैं? जो कंप्यूटर में, जो सिस्टम में हमारा फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोड करते हैं, उस मैसेज के साथ लिंक करते हैं और फिर सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके हेल्प से होता है? अटैचमेंट के हेल्प से। अपने सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लाते हैं, इस ईमेल जहाँ पर हम मैसेज टाइप किए उससे लिंक करते हैं और फिर उसको जहाँ भेजना है वहाँ पर सेंड करते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट को भेजना हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू। अब देखिए लेटर भी लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता था, तो उसमें भी टू और फ्रॉम का यूज होता है। यानी फ्रॉम जहाँ से आप भेज रहे हैं, फ्रॉम में किसका एड्रेस रहता है? जहाँ से भेज रहे हैं तो भेजने वाला का एड्रेस यानी कि सेंडर का एड्रेस, और टू में जिसके पास जा रहा है यानी कि जो इस पत्र को रिसीव करेगा उसका मैसेज रहता था। तो इस तरह से ईमेल में भी टू और फ्रॉम का यूज होता है। तो फ्रॉम यहाँ पर नहीं दिए हैं, क्योंकि फ्रॉम क्या है कि आप तो अपने ईमेल आईडी से भेज रहे हैं दूसरे जगह, तो फ्रॉम तो ऑटोमेटिक फ्रॉम में जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। चूँकि आपके ईमेल से जा रहा है तो उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, वो आपसे तो ऑलरेडी वो कनेक्ट है। लेकिन टू में किसका एड्रेस होता है, किसका ईमेल आईडी होता है? जहाँ पर जिस व्यक्ति को हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल आईडी वहाँ पर टाइप किया जाता है। तो देखिए इन दिस फील्ड, यह एक एरिया होता है, एक फील्ड बोलिए,
you can type the mail address of the person to whom you want to send the message. जिस व्यक्ति के पास आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ईमेल आईडी किस में डाला जाता है? टू में। टू के सामने एक बॉक्स रहता है इस तरह के तरीके से, टू, और यहाँ पर बॉक्स रहेगा जिसमें आप क्या करेंगे? ईमेल आईडी को कुछ भी डालेंगे, जैसे ठीक है ना, ऐसे करके कुछ भी वहाँ पर जो भी ईमेल आईडी होगा उसको आप टाइप करेंगे। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में जैसे आप एप्लीकेशन, नॉर्मली आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट एक पार्ट होता है जिस पार्ट में आप वह जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो एप्लीकेशन किसके बारे में है, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में है। जैसे विद्यालय में आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो छुट्टी के बारे में एप्लीकेशन है, या टीसी लेना है उसके बारे में एडमिशन है, या नेक्स्ट क्लास में जाना है, ठीक है ना, आगे की क्लास में जाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन है, या अन्य बहुत सारे वजह होते हैं आपको एप्लीकेशन लिखने की, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है, वो जानकारी किस में दिया जाता है? सब्जेक्ट वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ईमेल में भी सब्जेक्ट एक पार्ट होता है जहाँ पर हमें टाइप करना होता है। तो वहीं देखिए, इन दिस फील्ड ए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज कैन बी टाइप्ड। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम टाइप करते हैं। इट हिंट्स अबाउट द थीम ऑफ द मैसेज रिटन इन द बॉडी पार्ट। जो मैसेज आप राइट किए हैं वो मैसेज किसके बारे में है, तो उस फील्ड में जो सब्जेक्ट फील्ड है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हम लिख देते हैं जिससे पता चले कि आपका मैसेज किसके लिए है, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ। अब आइए यहाँ पर देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में कि बहुत कम लोग ही जानकारी रखते हैं और बहुत कम लोग ही इसका यूज करते हैं। इसका यूज उतना नहीं पड़ता है, फिर भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर BCC। और एक बात मैं बता देती हूँ कि ये जो भी मैं बता रही हूँ ये थ्योरेटिकल पार्ट है ईमेल का। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकल लेकर आऊँगी, मतलब प्रैक्टिकली किस तरह से ईमेल आईडी को बनाया जाता है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, सब कुछ हम रिकॉर्ड करके बढ़िया से प्रैक्टिकली लाएंगे जिससे आप लोग को समझ में आए और फिर आप लोग ट्राई करेंगे अपने अपने ईमेल आईडी बनाने के लिए। और जो नहीं कि कंप्यूटर रहेगा, मेरे पास लैपटॉप रहेगा तभी ईमेल आईडी बन पाएगा, आप मोबाइल के हेल्प से भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी बात में हम बात करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं BCC के बारे में पता करना है कि BCC क्या है। तो इसका फुल नेम होता है BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल नेम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स टू सेंड द सेम मैसेज to several other people at the same time without letting the recipients know about others who are also being sent the same message। देखिए, अब इसको हमें बताना है तो मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है P1 और ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया और आप सेंडर हो गए। आप इसको क्या कर रहे हैं? ईमेल भेज रहे हैं, यहाँ से मेल कर रहे हैं इस व्यक्ति को। तो इसका ईमेल आईडी आप 2 में क्या कीजिएगा? टाइप कीजिएगा, क्योंकि जहाँ भेजना है, जिस व्यक्ति के पास भेजना है उसका ईमेल आईडी 2 वाले पार्ट में टाइप करना पड़ता है। तो आप इसके पास कोई ईमेल भी सेंड कर रहे हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि इसका जो कॉपी है, जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, इसका कॉपी किसी अदर 2 या 2 से अधिक भी कोई भी पर्सन हो सकता है, अन्य लोगों के पास भी इसका जो कॉपी है, इसका जो यहाँ पर नाम ही है कार्बन कॉपी, वो कॉपी अन्य लोगों के पास भी
चला जाए। तो आप ऐसा करते हैं कि इसको तो भेज दिए P1 को, और फिर अन्य लोगों को भी इसी मैसेज का दूसरा कॉपी अन्य लोगों को भी सेंड कर दिए। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट इनको सेंड किए और अन्य लोगों को भी इसका कॉपी सेंड कर दिए। तो इसमें BCC में इस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि आप दूसरे व्यक्ति को भी ये मेल क्या किए हैं, सेंड किए हैं। यानी कि मेरे पास जो मैसेज आया है आप दूसरे व्यक्ति को भी सेंड किए हैं। चूँकि हमको BCC से पहले CC के बारे में बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। और CC क्या होता है, CC देखेंगे। सबसे पहले CC को ही बताना चाहिए। तो CC के बारे में देख लीजिए कि जब आप P1 के पास सेंड किए कोई मैसेज और फिर इसका कॉपी अन्य व्यक्ति के पास सेंड किए, तो जो P1 है जिसके पास आपने कॉपी सेंड किया है, जिसके पास आपने मैसेज सेंड किया है, सॉरी, तो जो अदर व्यक्ति के पास उसका कॉपी जो सेंड किए हैं, P1 को पता चल जाएगा कि हमारे अलावा ये मैसेज किस किस व्यक्ति को भेजा गया है। ठीक है ना। जो मेन रिसीवर है P1, उसको ये बात की जानकारी हो जाएगी कि हमारे अलावा इसी मैसेज को अन्य किस किस व्यक्ति तक सेंड किया गया है। लेकिन जो BCC है उसमें पता नहीं चलेगा, इस P1 को पता नहीं चलेगा कि इसी मैसेज का कॉपी किसी दूसरे व्यक्ति को भी सेंड किया गया है। तो दोनों का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि CC में जब आप किसी व्यक्ति के पास मेल भेजते हैं और उसी का कॉपी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो जो मेन रिसीवर है जिसके पास आपने फर्स्ट टाइम मेल सेंड किया है, तो उसको पता चल जाता है कि हमारे पास जो मैसेज आया है यही मैसेज अन्य दूसरे व्यक्ति के पास भी गया है और किस किस व्यक्ति के पास भेजा गया है, उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी। लेकिन BCC में आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं और उसी का कॉपी तीसरे व्यक्ति के पास भी मतलब सेंड किए, तो जिसके पास आप मेल सेंड किए उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद से देखेंगे स्पैम के बारे में। यहाँ पर स्पैम के बारे में देखेंगे कि स्पैम क्या होता है। ठीक है ना। तो स्पैम के बारे में देखिए। स्पैम रेफर्स टू एन अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड मैसेज विच इज रिसीव्ड इन इनबॉक्स ऑफ द ईमेल अकाउंट और न्यूज ग्रुप अक्रॉस द ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है ना। चूँकि आप इंटरनेट का यूज करते हैं, कभी शॉपिंग के वेबसाइट पर गए, कभी कमर्शियल वेबसाइट पर कभी ऑनलाइन मैसेज सेंड किए, कभी मूवी देख रहे हैं, तो कभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटी आप इंटरनेट पर करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कहीं पर इंटरनेट में आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो क्या होता है, ईमेल आईडी से वो क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो बिना ईमेल आईडी तो आप नेट भी नहीं चला सकते। ठीक है ना। नेट को भी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे स्पैम भी क्या है, एक एरिया है। जिस तरह से इनबॉक्स, आउटबॉक्स ये सब आप लोग देखे हैं, उसी तरह से स्पैम भी ईमेल का एक एरिया है, जो क्या करता है कि ऐसे ऐसे ईमेल हमारे पास आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। और कोई ख़ास जगह से वो मैसेज नहीं आते हैं। ठीक है ना। उसको अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड मैसेज बोला जाता है। ठीक है ना। which is received in inbox of the email account और न्यूज ग्रुप across the online services। जब ऑनलाइन आप सर्विस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन से आप जुड़े हैं, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखता है। ठीक है ना। हर तरीके से कुछ ना कुछ दिखते रहता है। या कोई न्यूज ग्रुप है, तो इस तरह से क्या होते हैं, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं
और उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, हम लोग की उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, तो अनवांटेड मतलब जिस मैसेज की हमें ज़रूरत ही नहीं है वो भी मैसेज ईमेल में आते रहते हैं, ईमेल के थ्रू आते रहते हैं। तो ये सारे कह रहा है कि वे सारे कहाँ स्टोर होते हैं? स्पैम में। स्पैम एक इनबॉक्स की तरह ही एक एरिया होता है जहाँ पर वो अनवांटेड अनसॉलिसिटेड जो मैसेज है, जिस मैसेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, वे सारे मैसेज स्टोर आते हैं कहाँ पर? स्पैम में। द वन हु सेंड्स द स्पैम इज कॉल्ड ए स्पैमर। और जो इस स्पैम को सेंड करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? स्पैमर बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब ईमेल के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। ईमेल के कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। चूँकि ईमेल का यूज करने के लिए हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, और उसको ईमेल आईडी बोलिए या ईमेल एड्रेस बोलिए, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन होते हैं और किसका क्या क्या नाम है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक ईमेल आईडी है, ठीक है ना। ये क्या है? एक ईमेल आईडी है, और ये ईमेल आईडी क्या है? educationalmaika@gmail.com। यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए @ के बाद, चूँकि टाइप करने में हो गया है लेकिन गैप नहीं रहता है। ये सारे जो कैरेक्टर हैं एक दूसरे से लगे रहते हैं, बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है ईमेल आईडी में, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है educationalmaika@gmail.com। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एजुकेशनल माइका, दूसरा पार्ट है @ तीसरा पार्ट है gmail.com। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके पार्ट के बारे में। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है? यूजर नेम। जो एजुकेशनल माइका है वो क्या है? यूजर नेम है। नेक्स्ट देखिए, ये जो सिंबल है @ इसका बीच में यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं @ या @ इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका डोमेन नेम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो भी ईमेल आईडी बनता है, चाहे वो आपका हो या अन्य किसी का हो, उस ईमेल आईडी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ये होता है यहाँ तक, इसको बुलाता है यूजर नेम, और ये बीच वाला क्या हो गया? @ सिंबल हो गया, और इसको बुलाता है डोमेन नेम, ठीक है ना। इसको डोमेन नेम बोला जाता है। तो ये क्या ईमेल आईडी के ये 3 पार्ट होते हैं। जब भी बात है ईमेल आईडी के तो इसके 3 पार्ट होते हैं, यूजर नेम, @ डोमेन नेम, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, सॉरी, ये वीडियो यहाँ तक ही है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगी इसके प्रैक्टिकल के नॉलेज के बारे में, कि मतलब प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे ईमेल आईडी को बनाया जाता है और फिर उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे मैसेज को सेंड किया जाता है, और कैसे जो मैसेज को रिसीव किया जाता है, कैसे मैसेज को देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो इसमें ये सब जानकारी हम लोग लेने वाले हैं, और इस पार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे, और जो भी थ्योरी है इसका उसको ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में है ना कि प्रैक्टिकल तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा थ्योरी भी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रैक्टिकल को करने से कोई फ़ायदा नहीं। कि थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे। और ऐसा नहीं है, कंप्यूटर इतना इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर का कि हर कुछ आजकल डिजिटली हो गया, यानी कि सब पूरी दुनिया कंप्यूटर पर डिपेंड है, ठीक है ना। हमारा हर एक वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, और इंटरनेट के बिना हमारा जीवन क्या हो जाएगा? शिथिल पड़ जाएगा।
तो इस तरह से कंप्यूटर की जो जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके थ्योरी पार्ट को भी आप इग्नोर ना करें, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी पार्ट से ही आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। और आजकल कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कंप्यूटर से 10, 15, 20 क्वेश्चन ना आते हों। जिस तरह से जीके जीएस का सेक्शन है, उसी तरह से कंप्यूटर का एक सेक्शन हो गया है किसी भी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जैसे आप लोग इसका आईबीपीएस का एग्ज़ाम दीजिए, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, तो 20 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को अभी से जानकारी होना ज़रूरी है, और अभी से ये सिलेबस में कंप्यूटर के क्यों शामिल किया गया है, ताकि आप लोग बेसिक जानकारी अभी से शुरू कर लेना कंप्यूटर के बारे में, ताकि आगे दिक्कत ना हो और कंप्यूटर को समझने में परेशानी ना हो। तभी जितना आप लोग को बताया जा रहा है, जो भी टॉपिक से जितना कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसको आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और जो भैया बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगी कि बीच में काफ़ी मतलब गैप हो गया हमको नेक्स्ट वीडियो लाने में, तो इसके लिए कुछ मेरा पर्सनल दिक्कत है और कुछ दिक्कत है जिसके बारे में हम भी उस काम से फुर्सत हमको नहीं मिला, जिसके चलते मैं नहीं बना पाई, दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को रेगुलर कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है जिस तरह से मैं ला रही हूँ उस पर वीडियो बनाते जाऊँ, समय निकाल कर उसी तरह से और सेंड करती जाऊँ, ताकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को मैं जो भी जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से आप लोगों को समझ में वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। और जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के ज़रिए, मतलब व्हाट्सएप तो है ही आप लोग का, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते, बिना झिझक के पूछिए। जितना पूछिएगा उतना ही आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट